नमस्कार साथियों। आज फिर से मैं आगे के टॉपिक बाल विकास का भाग दूसरा लेके आए हैं। इसमें हमने पहले बाल विकास के सिद्धांत, नियम, परिभाषाएं, वैज्ञानिक परिभाषाएं आदि सब कुछ देख चुके हैं। अब इनके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। इसमें हम बाल विकास संबंधित किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, ये कैसे क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, ये क्या होता है? यह सिद्धांत रूस के विद्वान थे यूरी पेन ब्रेनर ने दिया था, जिन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया किस प्रकार से एक बालक में उसके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रभाव आते हैं और वह सीखता है। इन प्रभावों को समझने के लिए ब्रेनर ने 5 मंडलों का उल्लेख किया था, जो निम्न प्रकार से। पहला लघुमंडल। लघुमंडल माइक्रो सिस्टम। इसका मतलब है लघुमंडल के अंदर बालक जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास के क्षेत्र से सीखता है। जैसे का वह क्षेत्र जो जो उसके सबसे समीप का होता है। और जीवन में लगभग 70% व्यवहार बालक इसी क्षेत्र से सीखता है। इस क्षेत्र में बालक का परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली के लोग आते हैं। मध्यमंडल मिसो सिस्टम। मध्यमंडल में वो क्षेत्र आता है जिसमें आसपास का क्षेत्र आता है और साथ में ही विद्यालय के बीच में आपस में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है के बारे में पता चलता है। इस मध्यमंडल में उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बालक के परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं विद्यालय के बीच आपस में क्या और कैसे संबंध होते हैं। इसके बाद में बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम। इसमें वह क्षेत्र आता है जो मतलब बालक को प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करता है, जिसमें माता पिता काम आ गए या कोई आसपास में धार्मिक स्थल हो गया, धार्मिक काम हो गया या सार्वजनिक काम हो गया। जैसे वह क्षेत्र जिसका संबंध बालक के प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित होता है। जैसे माता पिता का कार्य क्षेत्र, धार्मिक या सार्वजनिक क्षेत्र, बस, रेलवे स्टेशन। वृद्ध मंडल मैक्रो सिस्टम। एक बालक पैदा होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास वृद्ध मंडल से होता है, जिससे बालक का समाज, जिला, राज्य एवं राष्ट्र भी शामिल होता है। घटक मंडल क्रोनो सिस्टम। जब एक बालक किसी ऐतिहासिक और तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित होकर सीखता है तो वह घटक मंडल का क्षेत्र होता है। इसके बाद में संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की ने इसको प्रस्तुत किया था। ये रूस के विद्वान थे। विकास में संज्ञानात्मक सांस्कृतिक पक्ष के आधार पर अधिगम या सामाजिक विकास को कुछ क्षेत्रों के माध्यम से होना बताया। निर्मितिवाद विचारधारा से संबंधित है। वाइगोत्स्की ने एक बालक के विकास में जिन विभिन्न क्षेत्रों का योगदान होता है उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए विकास के निम्न क्षेत्र बताए गए। पहला, वास्तविक विकास का क्षेत्र, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, LAD। सीखने का वह क्षेत्र जहाँ बालक को सीखने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं सीख लेता है। यह सर्वाधिक सीखने का क्षेत्र भी है। दूसरा, संभावित विकास क्षेत्र, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, LPD। सीखने का वह क्षेत्र है जहाँ सीखने की अधिकतम संभावनाएं होती है तथा जहाँ पर बालक से बड़े एवं योग्य व्यक्ति उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरा, समीप या निकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें क्या होता है? सीखने का वह क्षेत्र है जहाँ बालक सीख तो सकता है लेकिन सीखने की शुरुआत करने के लिए प्रारंभ में किसी की सहायता लेनी होती है। यह LAD व LPD के मध्य का क्षेत्र होता है। परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, RT। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें बालक सामाजिक वातावरण में होने वाले परस्पर व्यवहार से सीख लेता है। इसको होल्डिंग क्या होती है, जिसको सारा पहाड़ मकान समर्थन के नाम से जाना जाता है। जब एक बालक सीख रहा होता है तो उसके सीखने के दौरान
यदि उसे कोई समर्थन दे देता है तो उसके सीखने या निष्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। खुद से खुद बात करना। समाज में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं। उन्हें भविष्य में भाषा या अभिव्यक्ति के दक्ष माना जाता है। इनको स्व संभाषण या आत्म संभाषण सेल्फ स्पीच, अंतर संभाषण इनर स्पीच, निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच कहते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत प्रवर्तक अर्नोल्ड गेसेल अमेरिकी विद्वान थे। 1925 ईस्वी में सिद्धांत दिया। अर्नोल्ड गेसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत देते हुए कहा, एक बालक में आने वाली परिपक्वता केवल उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि उनके तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि पर भी निर्भर करती है। अर्थात जैसे जैसे तंत्रिका तंत्र बढ़ता जाता है, बालक में परिपक्वता आती जाती है। इन्होंने बालक में होने वाले विकास की परिस्थितियों को दो प्रकार से स्पष्ट किया है। इनके अनुसार बालक में गर्भकाल के समय जब विकास होता है तो सबसे पहले उसके केंद्रीय अंगों का निर्माण होता है और उसके बाद बाह्य अंगों का निर्माण होता है। अर्थात सबसे पहले हृदय, मस्तिष्क जैसी आंतरिक अंग बनते हैं और फिर बाह्य अंग बनना शुरू होते हैं। इस प्रकार के विकास को केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर, समीप से दूरी की ओर विकास कहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में प्रोक्सिमोडिस्टल विकास भी कहते हैं। जन्म के बाद एक बालक जब विकास को प्राप्त करता है तो सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसी क्रम में वह क्रमशः पैरों की ओर नियंत्रण को बढ़ाता है। इसलिए विकास को सिर से पैर अथवा मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं तथा विज्ञान की भाषा में सिफेलोपोडल कहा जाता है। एक बालक में नियंत्रण क्रम निम्न प्रकार से होता है। बालक की आयु और बालक की क्रियाएं। 1 माह का बालक होता है तो सिर को उठाना सीखता है। 2 माह का बालक सीना यानी छाती को उठाता है। 4 माह का बालक सहारे से बैठना प्रारंभ करता है। 7 माह का बालक बिना सहारे बैठना प्रारंभ करता है। 9 माह का बालक किसी वस्तु के सहारे से खड़ा होता है। 10 माह का बालक घुटनों के बल चलता है। 11 माह का बालक बिना सहारे के खड़ा होना एवं दूसरे के द्वारा पकड़कर चलने पर चलता है। 12 माह का बालक बिना सहारे के चलता है। ये बालक की आयु के अनुसार बाकी की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग पारस्परिक अंतर संबंध। विकास के दौरान स्वयं बालक अपने स्तर पर दो विपरीत परिस्थितियों के बीच परस्पर प्रभावपूर्ण तरीके से सामंजस्य बना लेता है। इसे रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन आत्म विनियमन। एक छोटा बालक अपने स्वयं सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? एक छोटा बालक अपने स्वयं के सोने, जगने, खाने पीने से संबंधित नियम बना लेता है और फिर उन्हीं नियमों के आधार पर अपने व्यवहार को प्रकट करता है। इसे आत्म विनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। मनोलैंगिक विकास साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विचारधारा कहते हैं। इस सिद्धांत में 5 अवस्थाओं में बालक के विकास को वर्णित किया गया। पहला, मुख्य अवस्था ओरल स्टेज। दूसरा, गुदी अवस्था एनुअल स्टेज। तीसरा, लैंगिक अवस्था पेलियक स्टेज। अदृश्यावस्था या प्रस्तुति या सुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज। जननेंद्रिय जननेंद्रिय अवस्था जेनिटल स्टेज। सिगमंड फ्राइड के अनुसार प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रकार से कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, निर्माणात्मक मूल प्रवृत्तियां इरोज कहा जाता है।
और दूसरी विध्वंसात्मक मूल प्रवृत्तियां थ्रेनोटोस कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार लिबिडो एक मनोलैंगिक शक्ति होती है जो निर्माणात्मक प्रकार की होती है। यह लिबिडो शक्ति बालक के विकास में योगदान देती है और जिस क्षेत्र में यह शक्ति केंद्रित होती है उन्हीं अंगों की क्रियाशीलता को बालक प्रकट करता है और उसी के आधार पर फ्रायड ने विभिन्न विकास की अवस्थाओं का नाम रखा। मुख्य अवस्था ओरल स्टेज जन्म से 1 या 1.5 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में एक बालक उन क्रियाओं करने में रुचि लेता है जिनका संबंध मुख से होता है, जैसे चाटना, चूसना, निगलना आदि, क्योंकि इस अवस्था के समय उसकी लिबिडो शक्ति मुख पर केंद्रित होती है। इस अवस्था इस अवस्था में बालक निम्न प्रकार के लक्षण प्रकट करता है: मुख्य आक्रामकता और मुख्य निष्क्रियता। मुख्य आक्रामकता: जो बालक मुख से होने वाली क्रियाओं में आक्रामक व्यवहार प्रकट करता है तो वह बड़ा होकर क्रोधित, दूसरों को कष्ट देने वाला एवं अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है। मुख्य निष्क्रियता: जो बालक मुख से होने वाली क्रियाओं में निष्क्रियतापूर्ण व्यवहार प्रकट करता है तो वह भविष्य में अच्छे व्यक्तित्व वाला, सौम्य आचरण वाला एवं दूसरों की मदद करने वाला होता है। गोदी अवस्था एनुअल स्टेज 1 या 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। इस काल में लिबिडो शक्ति का केंद्र मलमूत्र त्याग मार्ग पर होता है, इसलिए बालक उन कार्यों को करने में विशेष आनंद की अनुभूति करता है जिनका संबंध मलमूत्र त्यागने से होता है। इस अवस्था में निम्न 2 लक्षण देखने को मिलते हैं: गुदा आक्रामक और गुदा धारणात्मक। गुदा आक्रामक क्या होता है? जब बालक मलमूत्र त्यागने की क्रियाओं के समय आक्रामक व्यवहार प्रकट करता है तो वह बड़ा होकर आक्रामक व्यक्तित्व वाला होता है तथा परपीड़क बनता है। और गुदा धारणात्मक मलमूत्र त्यागने के समय लंबे समय तक बैठा रहने वाला और बार बार मलमूत्र त्यागने की इच्छा प्रकट करने वाला व्यक्ति होता है, जो भविष्य में अच्छे व्यक्तित्व के साथ ही हठी, कंजूस व्यक्तित्व वाला बनता है, परंतु ऐसा व्यक्ति समय का पाबंद होता है। लैंगिक अवस्था पेलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष के बीच होती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के लिबिडो शक्ति लैंगिक अंगों पर केंद्रित होती है तथा इसी शक्ति के प्रभाव से बालक बालिकाएं लैंगिक भेद को समझने लगते हैं तथा बार बार लैंगिक अंगों को देखना, उन्हें छूना, उनमें कौतूहल पैदा करना जैसे व्यवहार देखे जाते हैं तथा विशेष रूप से इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पैदा होती है। ओडिपस ग्रंथि मातृ ग्रंथि होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि पितृ ग्रंथि होती है। ओडिपस ग्रंथि यह ग्रंथि 3 से 5 वर्ष की आयु में बालकों में पैदा होती है, जिसके प्रभाव से बालक पिता से गणना करता है एवं अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, इसलिए इसे मातृ ग्रंथि भी कहते हैं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स: जब बालिका इन्हें 3 से 5 वर्ष की होती है तो उनमें यह ग्रंथि विकसित हो जाती है, जिससे बालिकाओं में माता के प्रति ईर्ष्या और पिता के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, इसलिए इसे पितृ ग्रंथि कहते हैं। 5 से 6 वर्ष की आयु के समय बालक बालिकाओं में अहम प्रमेय विकसित होने लगते हैं, जिससे उनमें नैतिकता का विकास होने लगता है और वे तादात्म्यकरण करने लगते हैं। तादात्म्यकरण करते समय बालक अपने पिता के प्रति और बालिका माता के प्रति व्यवहार का सकारात्मक बनाने लगते हैं। अब बालक पिता के कार्यों में और बालिका माता के कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। अदृश्यता अव्यक्ता अवस्था सुषुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था लगभग बाल्यावस्था होती है, जिसमें बालक बालिकाएं अपनी लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करते हुए अब उसे विद्यालय कार्य, खेलकूद गतिविधियों एवं चित्रकला के क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं। मुख्य पूर्ण बाल्यावस्था में बालक मुख्य रूप से ध्यान देता है, विद्यालय कार्यों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। जननेंद्रिय या जननांगीय अवस्था जेनिटल स्टेज 12 से प्रौढ़ावस्था तक। यह लगभग किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था होती है। इस अवस्था के समय किशोर एवं प्रौढ़ में लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह लिबिडो शक्ति के प्रभाव से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है तथा भविष्य चुनाव की दिशा को प्राप्त करता है तथा विशेष प्रकार से व्यक्तिगत मित्रता के भाव में कार्य करने लगता है। स्थलाकृति सिद्धांत है। सिगमंड फ्राइड या मन की संरचना। इसमें एक जार लिया गया है
जिसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला गया है और पानी से भरा हुआ जार, जिसमें बर्फ का डूबा हुआ भाग तो अचेतन मन है जो 90% रहता है, बीच का मध्य का भाग जो अर्धचेतन मन होता है और ऊपर वाला भाग चेतन मन 10% होता है। सिगमंड फ्राइड ने मन की संरचना को स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें एक पानी के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला गया। तब देखा गया कि बर्फ का एक बड़ा भाग पानी में डूब गया और बहुत कम भाग बाहर बाहर की तरफ नजर आया, तथा कुछ भाग वह था जो कभी पानी में डूब जाता था और कभी बाहर दिखाई देता था। इस प्रयोग के आधार पर फ्रायड ने स्पष्ट किया, जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का बड़ा भाग पानी में डूबा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन का एक बड़ा भाग अचेतन मन के रूप में होता है और बहुत कम भाग चेतन मन के रूप में होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने घटित हो रहा है या हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, चेतन मन की स्थिति है। अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो विचार, व्यवहार या बातें कुछ समय पहले हमारे मस्तिष्क में प्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन वर्तमान में हम उन्हें भूल चुके हैं, परंतु थोड़े प्रयासों की मदद से उन्हें याद किया जा सकता है, अर्धचेतन मन होता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें हमारी ये इच्छाएं दबी रहती हैं जिनकी पूर्ति करना संभव नहीं होता, तथा विभिन्न घटना दुर्घटनाओं से संबंधित व्यवहारों का भंडार होता है। इसलिए इसे दमित इच्छाओं का भंडार भी कहते हैं, दमित इच्छाओं का भंडार भी कहते हैं, और इसी से हमारा वर्तमान व्यवहार प्रभावित होता है। इसलिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु इसे ही माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रवर्तक कौन था? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के विद्वान थे, बायोलॉजी के विद्वान। 1922 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच कार्य किया। इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में विचार किया। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के स्कीमा जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान ने किया, जिसका अर्थ क्रिया की समानांतर चलने वाली मानसिक क्रिया है। अनुकूलन, जब कोई व्यक्ति किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करता है तो उसे अपने पुराने ज्ञान के साथ सामंजस्य या तालमेल करना पड़ता है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन 3 प्रकार का होता है: आत्मसातीकरण, समंजन, साम्य धारण। आत्मसातीकरण, जब नव आत्मसातीकरण जब नवीन ज्ञान व्यापक एवं विस्तृत हो और उसमें उसी दूसरे ज्ञान को समायोजित किया जाए तो यह आत्मसातीकरण होता है। समंजन, जब व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान से को परिष्कृत या परिमार्जित कर लेता है तो यह नवीन ज्ञान के द्वारा पुराने ज्ञान का समंजन व्यवहार कहलाता है। साम्य धारण, जब पुराना और नवीन दोनों ज्ञान लगभग समान होता है व्यक्ति दोनों प्रकार के ज्ञान के बीच साम्य धारण कर लेता है। वस्तु स्थायित्व, जब किसी वस्तु को व्यक्ति एक बार देख लेता है तो उस वस्तु का चित्र उसके मस्तिष्क में बन जाता है और स्थायी रूप से यह याद रहता है। किसी भी बालक में वस्तु स्थायित्व का यह गुण लगभग 1.5 वर्ष की आयु में या 1.5 वर्ष की आयु में या 18 माह की आयु में तक संवेदी कामक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जीववाद, सजीव चिंतन, एनिमिज्म, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बालकों में यह गुण पाया जाता है जिसमें वे प्रत्येक वस्तु को सजीव मानकर कल्पना करते हैं। एग्जाम्पल, इस आयु का बालक चंद्रमा के आगे आए हुए बादल को देखकर कहता है, आज चंद्रमा उदास है। पलटावी चिंतन, जब एक बालक पलट करके जवाब देने लगता है, जैसे आरोही अवरोही क्रम को बताना, यह विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। ये टॉपिक रीड लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बाल विकास का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट हमने इससे पिछले वाले वीडियो में किया था। ये दूसरा पार्ट और इसके 2 पार्ट और बचे जो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो प्लीज़ सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर ले। ये रीड लेवल फर्स्ट के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।